आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह कहा है कि वो सिद्क़ दिल से और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफ़र करते हैं अपोजिशन को। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि अभी प्रॉपरली कोई पेशकश तो आई नहीं है, आएगी तो देखेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अभी जो पहले मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें रिटर्न आंसर भी नहीं किया था गवर्नमेंट ने, आप पहले ही मुज़ाकरात छोड़ गए। ये मुज़ाकरात क्या किसी कॉन्फिडेंस के नतीजे में छोड़े गए हैं, कोई और बात हो रही है, या इसकी रीज़न क्या है? देखिए, आपका सवाल माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। जहां तक पीएम साहब की बात है कि वो नेकी से कर रहे हैं, अगर वो नेक नियत होते तो 17 सीटों के साथ ढटाई के साथ इस वक्त पीएम ऑफिस में जाके ना बैठ जाते धांधली के थ्रू फॉर्म 47 के साथ। और जहां तक देखिए मुज़ाकरात की बात है, हमने बड़े सीरियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट में मुज़ाकरात आगे बढ़ाए और हमने कुछ सॉफ्ट कंडीशंस इनके सामने रखी जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन थी 9 मई पे और 26 नवंबर पे, और ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन से हो सकता था। लेकिन इन्होंने पहले उसमें इसको डिले करने की कोशिश की, वन प्रिटेक्स्ट अदर प्रिटेक्स्ट, फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी रिटर्न में दें, हमने रिटर्न में दे दिया, हमारी बोनाफाइड्स थी। लेकिन ये खुद नॉन सीरियस थे, ये कमीशन चाहते ही नहीं थे कि बने, एक नोटिफिकेशन से बनना था। और वजह क्या थी, अगर हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जज का बन जाता तो उससे जब वो इन्वेस्टिगेट करता 9 मई को, वो देखता कि जी सिक्योरिटी की लेयर्स क्यों नहीं थी उस दिन वहां पे, और फिर वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है 24 घंटे की कंसेक्यूटिव, तो बहुत सारी चीजें खुलनी थी और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये पता लग जाना था। फिर 26 नवंबर को जिन लोगों ने फायरिंग की, निहत्ते शहरियों को शहीद किया, पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारा, लोगों को जख्मी किया, सर्जरीज हुई, रिकॉर्ड नंबर ऑफ इन द हॉस्पिटल, ये सारी चीजें एक्सपोज होनी थी। तो इस वजह से ये हुकूमत तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो और ये लोग जो है कल्प्रिट्स जो है इनका नाम सामने आए। सो इस वजह से ये डिलेज टैक्टिक थी। खान साहब ने इसको खत्म कर दिया और अब खान साहब इसको रिज्यूम करेंगे। और जहां तक पार्लियामेंट्री कमेटी की बात है या कमीशन की बात है, इसको तो हम मानते ही नहीं है इस पार्लियामेंट को। ये फॉर्म 47 की क्रिएशन है, आपको लगता है ये आके इन्वेस्टिगेट करेंगे? ये तो एक कंट्राडिक्शन है, इट्स अ ह्यूज कंट्राडिक्शन है आपकी जो स्टेटमेंट है। आपने खुद कमेटी बनाई, खुद इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए, इवन जो आपने मुतालबात किए उसमें आपने मैंडेट वापसी की बात भी नहीं की है, और अब आप इस पार्लियामेंट को नहीं मानते हैं, इस हुकूमत को नहीं मानते हैं, फिर से ये 17 सीटों वाली हुकूमत हो गई है। ये तो बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। देखिए, मैं आपको कहता हूँ, पार्लियामेंट ने ही कोई कमेटी बनानी है ना, और ये पार्लियामेंट क्या है, ये पार्लियामेंट क्रिएशन है 2024 के इलेक्शन की, जो इलेक्शन ही डिस्प्यूटेड है। और ये छोटी मोटी रॉबरी नहीं थी, ये पूरा रिजल्ट चोरी हुआ। फॉर्म 45 रिजल्ट होता है, वो प्रिंट आउट के जरिए फॉर्म 47 बना के एक नए कैंडिडेट को, जिसके 1000 वोट थे, उसको आपने 1 लाख वोट करके जिता दिया इलेक्शन। तो आपका पॉइंट ये है कि भाई चूंकि पार्लिमानी कमेटी इसलिए नहीं बन सकती कि पार्लियामेंट मुतनाज़े है, तो जुडिशल कमीशन ही मसले का वाहिद हल है। अब अगर जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत तैयार नहीं होती, जुडिशल कमीशन जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत तैयार नहीं होती, तो हम ये समझें कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा मुस्तकिल बंद हो गया है और अब आप कोई नई हिकमत अमली के साथ आएंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। एक तो बात ये थी कि ये पार्लियामेंट जो है जिस तरह क्रिएट हुई है, इसके अंदर सख्त नहीं है इन्वेस्टिगेट करे। प्लस दूसरी बात ये है, देखे जुडिशरी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर प्रिंसिपल में थर्ड इंस्टीट्यूशन इज जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। अगर वो इन्वेस्टिगेट चीजों को करेगी, उसमें इंडिपेंडेंस भी, सेमलेस भी होगी और इम्पार्शियलिटी भी होगी। ये पार्लियामेंट के अंदर हम इम्पार्शियलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और दे आर नॉट केपेबल, इनके अंदर कैपेसिटी, एबिलिटी भी नहीं है कि इस चीज की डिटर्मिनेशन दें, इस तरह चीजों को आगे लेके जाने की। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो पार्लियामेंट्री कमेटी मेरे ख्याल से फुटाइल एक्सरसाइज होगी, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होनी, ना वो फायदा होना है, मसाइल और बढ़ेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आइनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके सरबराह हैं, फाजिल जज हैं, काबिल एहतराम जज हैं, उनकी सरबराही में अगर जुडिशल कमीशन बन जाए तो आपके लिए काबिल कबूल होगा? देखें, जुडिशल कमीशन जो है वो जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से लिया जाए, क्योंकि जुडिशल कमीशन में कोई भी सिटिंग जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो मेंबर हो सकता है, या वन ऑफ द मेंबर्स हो सकता है, उसमें बाकी मेंबर्स भी हो सकते हैं।
तो उसमें कोई भी सिटिंग जज हो सुप्रीम कोर्ट का, हम ये नंबर नहीं लगाते कि जी इसको आप बनाएं, इसको बनाएं। आप सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का जो हो, बेशक एक जज हो या 3 मेंबर्स का कमीशन हो, आप उसको कमीशन का हेड बना के साथ 2 मेंबर्स अपॉइंट कर दें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे आपके अंदर एक फेयरनेस नजर आएगी, या आप इंपार्शियलिटी नजर आएगी, इंडिपेंडेंस नजर आएगी कि एक रियासत के तीसरा जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसके मेंबर्स जुडिशियल। इसका मतलब ये है कि हुकूमत के जो बाज़ अरकान कहते हैं ये मर्जी के जजों का कमीशन बनाना चाहते हैं। आपकी कोई शर्त नहीं है कि फ़लाँ जज को बनाएं, फ़लाँ को ना बनाएं। कोई भी चीफ जस्टिस हो या जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सरबराह जज हो या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो आपके लिए काबिल कबूल है। आपको किसी जज पर एतराज़ नहीं है या किसी पसंदीदा जज नहीं है आपका? देखिए, हमारा सिंपल सा एक मुद्दा था, एक लेटर लिखा था उमर यूसुफ साहब ने, उसके अंदर टीओआरस भी लिखे थे, अगर आपको देखा हो। अगर उन टीओआरस के एम्बिट के अंदर रह के इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, एविडेंस कलेक्ट होती है, फॉर इंस्टेंस 9 मई वाले इंसिडेंट की होती है, उसमें अगर जिस दिन वो 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जो नामालूम लोग आके आग लगा के चले गए, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई होती हैं। जो लोग फायरिंग कर रहे थे 26 नवंबर को फॉर इंस्टेंस, ये सारी चीजें अगर होंगी टीओआरस के मुताबिक इन्वेस्टिगेट होंगी, तो आपके सामने सच आ जाएगा, जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सच है। हुकूमत क्या चाहती है? सच ना आए सामने। न्याय साहब, अब बुनियादी एक सवाल ये है कि अब आपकी बात में तफरीक इसलिए नज़र आती है कि कल तक आप इसके साथ बैठे थे, हुकूमत के साथ, उसकी मुज़ाकराती कमेटी थी, वो लेजिटिमेट थी, वो ठीक थी, उसके साथ आप बैठ गए। अब जो पार्लिमानी कमेटी है वो ठीक नहीं होगी, ये तो कंट्राडिक्शन है। लेकिन अब जो आपकी पार्टी के अंदर नहीं, पार्लिमानी कमेटी और चीज़ है, मुज़ाकराती कमेटी अलग चीज़ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे कमीशन अपॉइंट करने के लिए वो कमीशन अपॉइंट करने के लिए बैठ रहे हैं, वो कोई डिटर्मिनेशन नहीं दे रहे एज मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट कमेटी। सही है, डिटर्मिनेशन जज ने देनी है, जो मेंबर होगा कमीशन जी। सही। अच्छा, ये बताएं, इसमें ये बताएं जी, अब ये बताएं न्याय साहब, ये बताइए कि जो जुनैद अकबर साहब को आपने लगाया है बानी पीटीआई ने, और अली अमीन गंडापुर साहब को सदारत से हटा दिया है, क्या रीजंस क्या हैं? जुनैद अकबर को क्यों लाया गया है? एक तो जवाब दिया जा रहा है कि जो ऑफिशियल ओहदे हैं, जो गवर्नमेंट के ओहदे हैं, वो अलहदा होने चाहिए, और जो पार्टी ओहदे हैं वो अलहदा होने चाहिए। चलिए, इस हद तक भी मान लिया जाए। लेकिन असल बात क्या है कि दोनों ओहदे रखने के बावजूद अली अमीन गंडापुर से इत्मीनान क्यों नहीं हो सका बानी पीटीआई को? देखिए, जाहिरी बात है, ये बात जो है इसमें बड़ा वजन है। जो आप कह रहे हैं कि एक तो ये वजह है, वजह वही है। देखें, जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो जाहिर बात है आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है, और आपने जिस तरह एक्ट करना है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन जो पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करता। अब जुनैद अकबर साहब जो हैं, वो एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हम बानी पीटीआई की नजर में ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। पार्टी को हमने रीऑर्गेनाइज करना है, मोबिलाइज करना है, क्योंकि जाहिर बात है टॉक्स जब कामयाब नहीं हुई तो हमने लोगों को मोबिलाइज करना है, हमने प्रोटेस्ट करने हैं, सारी चीजें करनी है। तो हमें जुनैद अकबर साहब की बानी पीटीआई को ज्यादा जरूरत इस काम में। इसमें यह कहना कि अली अमीन साहब पे हमें एतमाद नहीं है या बानी पीटीआई को एतमाद नहीं है, मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। ये इशू जॉब स्पेशलाइजेशन के किससे क्या तासुर ये है कि इधर आलिया हमजा साहिबा को लाया गया है, उधर जुनैद अकबर साहब को लाया गया है। एक सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाला जो ग्रुप है उसको आगे लाया जा रहा है, और जो थोड़ा सा काबिल कबूल किस्म के लोग थे उनको पीछे हटाया जा रहा है। तो इससे कि पार्टी की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा नहीं होगा। देखिए, सख्त मौक़िफ़, पहले तो मैं इसको इरशाद साहब मुझे समझ नहीं आती सख्त मौक़िफ़ है क्या। मेरी नजर में तो यहाँ पे अगर हम सच बात करें, जैसे इमरान खान साहब भी बात करते हैं जेल में, फिर उनकी ट्वीट भी आ जाती है, अगर सच बात करें, कोई तल्ख़ हकीकत बयान करें, कोई कड़वा सच बयान करें, तो उसको कहा जाता है बड़ी बड़ी सख्त बात है। सच बोलना ही सख्त बात है। और अगर जो लोग पावरफुल हैं उनके सामने कोई बात सच्ची है अगर नहीं करें, तो मेरे ख्याल से फिर आप सियासत ना ही करें और आप पॉलिटिक्स ना ही करें, घर जाके बैठ जाए खामोशी से। क्योंकि अगर आपने सियासत करनी है, आपने असूलों की बात करनी है, तो आपको सख्त बात तो करनी पड़ेगी। और पीटीआई में तो देखिए, जो सख्त बात करता है वही सरवाइव करता है। अदरवाइज अगर कोई होम्योपैथिक बात करेगा, कोई ऐसी बात करेगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ एक स्टेटस को मेंटेन करना है, तो उसकी ना खान साहब की नजर में कोई जगह है, ना हमारे फॉलोअर्स की नजर में कोई जगह है, और ना पीटीआई में कोई उसकी हैसियत रहती है। वो खुद ही ओवरशैडो हो जाता है।